नमस्कार विद्यार्थियों। हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जान रहे थे। हमने मौर्य साम्राज्य को जाना और इसी क्रम में आज हम जानेंगे मौर्य राज्य प्रशासन में। विद्यार्थियों, हम आपका जो प्रश्न पत्र फर्स्ट है बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत उसका पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम जान रहे हैं आज मौर्य राज्य प्रशासन। तो विद्यार्थियों, जो मौर्य है हम जान चुके थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या स्थिति थी और अशोक ने कलिंग विजय के बाद जो भेरी घोष है उसको समाप्त करके धम्म घोष की स्थापना कर ली थी। इसके अतिरिक्त मौर्यों ने एक सुदृढ़ प्रशासन हमें दिया और उस सुदृढ़ प्रशासन में हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में जो है भारत में पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की तथा एक विशाल साम्राज्य का मौर्य शासकों ने शासन किया। इस विशाल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाले बहुत सारे ऐतिहासिक सोर्सेज हैं, लेकिन इन ऐतिहासिक सोर्सेज में है सबसे इम्पोर्टेंट विष्णुगुप्त, चाणक्य कहें या कौटिल्य कहें, उसकी जो किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो विद्यार्थियों, हमने अर्थशास्त्र पे भी चर्चा की है। विद्यार्थी जान लीजिए, 2 नंबर का जो आपके अति लघुतात्मक प्रश्न जो आता है उसमें कई बार पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र की कृति के लेखक कौन है या कौटिल्य की महत्वपूर्ण कृति का क्या नाम है। विद्यार्थियों, मैंने आपसे पूर्व में बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है विशेष रूप से अर्थशास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि इसके नाम से प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र यानी कि जिसमें अर्थ से संबंधित या अर्थशास्त्र विषय से संबंधित बातें हैं, जबकि इसमें विपरीत है। नाम है अर्थशास्त्र लेकिन ये पूर्णतः जो है राजनीति की किताब है, राजनीति से संबंध है, राजा के जो आचार विचार हैं उसके कार्य हैं उस पे जो है ये किताब है प्रकाश डालती है। नंबर 2 है मेगास्थनीज की इंडिका। इसको भी विद्यार्थियों आप ध्यान रखें, 2 नंबर में इसके बारे में पूछा जा सकता है। यूनानी जो है राजदूत था ये, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, तो उसने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इसके अलावा विद्यार्थियों, अगर हम बात करें मौर्य शासन की जानकारी के जो सोर्सेज हैं उसके अंतर्गत जो है इम्पोर्टेंट के अंतर्गत अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख अपने आप में एक संपूर्ण जो है महत्वपूर्ण साक्ष्यों में एक है, क्योंकि उसमें जो है कई जगह अशोक का नाम मिलता है, उसकी राज्याज्ञा मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें सिमिलिटी बहुत मिलती है। इसलिए ये मौर्य शासन की जो सोर्सेज हैं उसमें प्रमाणिक सोर्सों में से एक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर जो मौर्य शासन प्रणाली है उसके अंतर्गत जो यूनानी रचनाएं हैं वो भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मौर्य शासन प्रणाली के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे या कहें मित्र थे या प्रधानमंत्री थे, चाणक्य की सहायता से उसने जो है शासन प्रणाली को भारत में स्थापित करा, क्योंकि चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख जो है प्रधानमंत्री थे और उनके कहे अनुसार वो कार्य करते थे। लगभग 2000 वर्षों के उपरांत अंग्रेजों ने भी उस शासन प्रणाली को भारत में स्थापित करा। इसी तथ्य से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मौर्य शासन कितनी उत्तम प्रणाली थी। विद्यार्थियों, आप इसे समझे कि अंग्रेज जब तक इसको अपना रहे हैं तो कितनी महत्वपूर्ण प्रणाली है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पौत्र है अशोक है ने भी कुछ संशोधनों के साथ उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं करा। अगर संपूर्ण बात में हम कहें विद्यार्थियों, ये क्या थी, एक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित जो है प्रशासनिक प्रणाली थी। यही कारण था कि शासन प्रणाली की कुछ बातों को छोड़कर इसमें पूर्णतः ये दोष रहित प्रणाली थी। अध्ययन की सुविधा के लिए मौर्य प्रशासन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम कहें तो एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध और दूसरा है अशोक का। अशोक में विशेष रूप से जो हम अब पढ़ेंगे, विशेष रूप से धर्म के प्रचार के लिए उसने कुछ परिवर्तन करे शासन प्रणाली के अंतर्गत, हम वो जानेंगे। तो विद्यार्थियों, हम सोर्सेज के बारे में जान चुके हैं कि मौर्य राज्य प्रशासन को जानकारी करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन प्रबंध है उसके बारे में। चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो एक पराक्रमी और विजेता ही नहीं था, अपितु क्या था, एक कुशल प्रशासक भी था और उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी जो एक दीर्घ समय तक सुव्यवस्थित रूप से चली। इसका मूल कारण था उसमें सुसंगठित एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित जो है शासन व्यवस्था थी। सोर्सेज की हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में विद्यार्थियों केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम बात करें तो जो शासन की प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी, यानी कि समस्त शक्तियाँ थी वह क्या थी, राजा के अंतर्गत निहित थी। राजा की इच्छा ही विद्यार्थियों
कानून थी, राजा जो कहता था वही बात मान ली जाती थी। दूसरे शब्दों में कहे कि राजा की शक्ति और निरंकुशता भी सीमित थी। राजा कानून का निर्माता न होकर कर कानून का रक्षक होता था और कानून का आधार क्या होता था विद्यार्थियों? वेद, स्मृति, सदाचार, आचरण की शुद्धता, ये होता था जो है कानून का आधार की इस आधार पर पे कार्य किया जाता है। इसके अलावा वशिष्ठ सूत्र में भी लिखा है कि राजा का कर्तव्य वह है कि जनपद, जाति, कुल के धर्मों पर ध्यान दे और चारों वर्णों को अपने अपने कर्तव्य करने के लिए बाधित करे। धर्म के अतिरिक्त चाणक्य भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जो निरंकुशता पर सबल नियंत्रण करता था। और केंद्रीय प्रशासन के विद्यार्थियों दो प्रमुख अंग थे। उन दो प्रमुख अंगों में था, प्रमुख था पहले राजा और दूसरा था मंत्री परिषद। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम जानेंगे पहले जो प्रमुख अंग है राजा। तो राजा के बारे में हमने आपको बताया कि संपूर्ण साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था और उसमें देवता की शक्ति उसमें निहित मानी जाती थी। विद्यार्थी उसमें नहीं थी, नहीं की जगह निहित थी। आप इसको सुधार करेंगे कि देवताओं के समान उसमें शक्ति निहित थी। राजा देवता तुल्य माना जाता था। राजा के उच्च कुल होने की परंपरा की जाती थी, इसलिए उसको देव शक्ति के रूप में पूजा जाता था। राजा क्या होता था? न्यायप्रिय होता था, विनम्र होता था, सत्यवादी होता था, धार्मिक होता था, परस्पर विरोधी बातों से परे होता था। राजा सामंतों को वश में रखने वाला होता था, दृढ़ बुद्धि वाला होता था, विनम्र होता था। विद्यार्थियों इतनी ज़्यादा क्वालिटी राजा के अंतर्गत होती थी। इसके अलावा कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में राजा क्या करता था? समस्त अधिकारियों की नियुक्ति करता था, पदोन्नति करता था और उसकी पदच्युति यानी कि पद से हटाने का कार्य करता था, प्रमोशन का कार्य करता था और उसे अपॉइंट करने का कार्य करता था। चाणक्य का कहना था कि राजा में इतनी व्यक्तिगत योग्यता इसलिए आवश्यकता थी कि प्रजा उसी का अनुगमन करे। चंद्रगुप्त मौर्य में भी उपयुक्त सभी गुण क्या थे विद्यार्थियों? विद्यमान थे। और कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में तो हमने बताया आपको कि जो है पदोन्नति करता था, पदच्युति करता था, मंत्री परिषद की सहायता से नीति का निर्धारण भी करता था, गुप्तचरों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन करता था, राज्य के आय व्यय पर बहुत अच्छे से ध्यान देता था, व्यवस्थापिका के मुख्य अधिकारी के रूप में वो कानून के पालन पर भी ध्यान देता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में के अनुसार राजा को कानून बनाने का अधिकार भी था। न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में प्रजा के आवेदनों को भी वो क्या करता था विद्यार्थियों? सुनता था और न्याय प्रदान करना उसका प्रमुख कार्य होता था। न्यायपालिका का जो सर्वोच्च अधिकारी के रूप में वह न्याय प्रदान करता था। न्याय का प्रमुख केंद्र राजा को ही माना जाता था। आगे विद्यार्थियों हम बात करते हैं मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद की स्थिति क्या थी? अब हम जाने कि जो मंत्री परिषद थी उसकी स्थिति थी कि राजा की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, उसे परिषा कहा जाता था। मनु के अनुसार परिषा के सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए विद्यार्थी? सामान्यतः 12 होती थी या 12 होनी चाहिए। कुछ जो हैं बृहस्पति के अनुसार 16, कौटिल्य के अनुसार राज्य की आवश्यकता के अनुसार होती थी, लेकिन परिषद की सदस्यों की संख्या सामान्यतः 12 होती थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। या छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि जो परिषा है वो क्या थी, या मंत्री परिषद को परिषा के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, डॉक्टर विमल चंद पांडे का मत होता था कि मंत्री परिषद का अधिवेशन दैनिक कार्यों के लिए नहीं होता था, विशेष कार्यों के लिए होता था। और सदस्यों को लेकर तो हमने आपको बताया मतभेद था। मंत्री परिषद की जो मंत्रणा थी या बैठक थी या बातचीत थी वो अत्यंत गोपनीय होती थी, बिल्कुल लोगों से छिपा करके, किसी को भनक ना होकर के। ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद की क्या होती थी? मंत्रणा होती थी और आवश्यक कार्यों के लिए ही परिषद की बैठक बुलाई जाती थी। मंत्री जो परिषद है उसकी बैठक बुलाती थी इस आधार पर कि अर्थशास्त्र से ये ज्ञान होता है कि जो परिषद है उसकी जो बैठक है वो बहुमत के आधार पर, बैठक में बहुमत के आधार पर क्या किए जाते थे? निर्णय लिए जाते थे, परंतु राजा को बहुमत के विरुद्ध कार्य करने का भी अधिकार था। और मंत्री परिषद के सदस्यों की 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। प्रत्येक के अधीन यानी कि प्रत्येक मंत्री परिषद के सदस्य हैं उसके पास 1 या 2 विभाग होते थे, परंतु उस युग में मंत्री परिषद के सदस्यों में संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं था। एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी कि एक व्यक्ति गलती करेगा तो समस्त जो वर्तमान समय में यही है कि एक व्यक्ति गलती करेगा तो उसका खामियाजा अन्य मंत्रियों को भी भुगतना पड़ेगा, और जो अगर ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी। अब बात करते हैं, अगला बिंदु है विद्यार्थियों इसमें मंत्रीण। मंत्रीण एक शब्द होता था जो राजा के दैनिक कार्यों के लिए कुछ खास मंत्री होते थे
उनको मंत्रिण कहा जाता था। इनकी नियुक्ति सभी प्रकार से जांच करने के बाद की जाती थी और इनका वेतन होता था 48,000 रुपये वार्षिक। पण विद्यार्थियों देखिए कि जो मंत्री परिषद है उसके सदस्यों की 12 और उससे 4 गुनी, 12 चौक 48, उससे 4 गुनी वेतन जो है मंत्रिण की होती थी। इसकी तुलना हम कैबिनेट के बराबर कर सकते हैं। इनका स्थान क्या होता था, मंत्रियों में ऊंचा होता था। इससे 48,000 का जो वेतन है उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनका स्थान कितना ज़्यादा ऊंचा है। इन्हीं की परामर्श से राजा शासन चलाता था। किसी भी काम करने से पहले इनकी सलाह लेता था। परंतु वस्तुतः ये राजा के प्रमुख जो है मंत्री होते थे, प्रमुख सहायककर्ता होते थे और जो है राजा के जो शासन में है पूर्णतः भागीदार रहने वाले जो है मंत्री होते थे। विद्यार्थियों आगे हम बात करते हैं अन्य पदाधिकारियों की। अन्य पदाधिकारियों के अंतर्गत हम बताएं आपको कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में है उसमें 18 जो है मंत्रियों को उल्लेख किया गया है। कई किताबों में विद्यार्थियों कई बार पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इन 18 जो मंत्री हैं उनको तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। विद्यार्थियों आप इसको नोटिस करेंगे कि उन मंत्रियों को क्या है जो है तीर्थ के नाम से जाना जाता था और ये राजा के दरबार में या राजा के कार्य के अंतर्गत सुशोभित होते थे। इनके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करें तो वो था मंत्री और पुरोहित। जो पहला प्रमुख अधिकारी था वो था मंत्री और पुरोहित। इन दोनों पदों पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य को सुशोभित किया गया था। नंबर 2 है इसके अंतर्गत समाहर्ता। समाहर्ता वो होता था विद्यार्थियों, आप इसको अच्छे से समझेंगे, जो जनपद है उसका प्रमुख अधिकार होता था और इसका जो मुख्य कार्य होता था जो राजकीय कर है उसको संग्रहण करना। विद्यार्थियों समाहर्ता बहुत बार पूछा गया है कि जो कर टैक्स जो है समाहर्ता है जो टैक्स को करता है, इकट्ठा करता है, वो टैक्स अधिकारी जो होता था वो समाहर्ता कहलाता था। इसके अलावा सन्निधाता, सन्निधाता ये दो विद्यार्थी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। सन्निधाता था वो राजकोष का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके बाद था सेनापति। सेनापति आपको पता है सेना का जो प्रमुख होता था वो सेनापति होता था। इसके अतिरिक्त युवराज, जिसे प्रादेशिक युवराज है जो राजा के पश्चात जो प्रांत है उसका प्रमुख होता था। इसके अलावा इसके बाद है प्रदेश न्यायाधीश, जो फौजदारी कार्य जो करता था वहाँ प्रदेश न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता था। इसके बाद है न्यायिक। न्यायिक था सेना का नायक था जो है सेना का प्रमुख संचालक था। व्यवहारिक, व्यवहारिक ये भी एक न्यायाधीश होता था और ये व्यवहारिक जो होता था दीवानी कार्य को संभालने वाला होता था विद्यार्थियों। इसके बाद कर्मांतिक, विभिन्न कारखाने जो राज्य के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं कारखाने उनका संचालक होता था, उनके कार्यों की देखरेख करता था, ये जानने के प्रयास करता था कि कहीं गलत तरीके से कारखानों में कार्य तो नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था विद्यार्थियों।